मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने हैं और इस चुनाव में सभी का ध्यान दिया जा रहा है, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। ऐसे में युवा जो कि पहली बार इस बार मतदान करेंगे, उनका क्या महत्व है इस मतदान में, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनके क्या मुद्दे हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं प्रमोद सोनी जी। आप युवा विचारक हैं। स्वागत है प्रमोद सोनी जी आपका। जी नमस्कार। कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं अखिलेश पांडे जी। आप अधिवक्ता हैं और युवक जो हमारे देश के हैं, जो हमारे इस विंध्य क्षेत्र के युवा हैं, उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं, उनका कितना कैसा क्रियान्वयन हो रहा है, उस पर नजर रखते हैं। अखिलेश पांडे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सादर अभिवादन सारी टीम को, आपको और आपके दर्शकों को हमारी तरफ से। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ज्ञात है, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जल्द ही होने हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में जो युवा हैं, युवाओं की जो बातें हैं, उनका कितना ध्यान दिया जा रहा है, या युवाओं के लिए जो योजनाएं बनी हैं वो आपके अनुसार कितनी सार्थक रही हैं? प्रमोद जी के पास चलेंगे पहले। प्रमोद जी, कैसे देखते हैं आप इसको, युवाओं की भागीदारी को? अखंड जी, सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं देखा जाए तो, और उनका ध्यान भी रखा जा रहा है, लेकिन अब कह नहीं सकते कि पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो योजना अच्छी है लेकिन उसका लाभ सही तरीके से हर युवा को नहीं मिल पा रहा है। इसमें कई स्तर पर कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। उसके प्रयास पूरी तरह से भले फलीभूत न हो रहे हों, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है जैसे अभी चुनावों के जस्ट पहले आई थी सीखो कमाओ योजना, है ना। इसमें युवाओं के लिए प्रावधान था कि आप हमारे यहाँ इंटर्नशिप करिए, आपको हम साथ ही साथ स्टाइपेंड देंगे। अब योजना धरातल पर कहाँ तक पहुंची उसका कोई डाटा नहीं आया। क्या है, सरकार में एक कमी ये भी है ना कि योजना लाती है, उसका कहाँ तक किस तक लाभ पहुंचा है, वो संख्या प्रदर्शित होने में बहुत समय लग जाता है। तो युवाओं को ध्यान में रखा जाता है सिर्फ वोटर के तौर पर, है ना। अभी जो युवा है सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावित रहता है, और देखा जाए तो उसका प्रभाव तो हर जगह दिखता है। तो उनकी योजनाएं भी सोशल मीडिया में ही आती हैं, धरातल में उन योजनाओं को देखेंगे तो कहां तक सार्थक हो रही हैं वो? बात यही है कि योजना आती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हर जगह अपना वही रेवड़ी बाट चल रहा है, अपने अपने वालों को खिलाओ पिलाओ, यही बात है। जी, प्रमोद जी ने अपनी बात रखी है, हम फिर से आएंगे आपके पास। अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, जो युवाओं का मामला है वो इतना महत्वपूर्ण है। हाल ही में यदि हम देखें तो अपने रीवा जिले में एक बड़ा घराना माना जाता था जो कांग्रेस पार्टी में, वहां से सिद्धार्थ तिवारी राज युवाओं का हवाला देते हुए पार्टी बदल दिए, नए पार्टी में गए, वहां उनको टिकट भी मिली। तो यदि युवा इतने महत्वपूर्ण है तो योजना जो है युवाओं के लिए वो कहां तक लागू हो रही हैं, कितनी सार्थक है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, आज का जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, खासकर 90 के दशक से बाद से जो राजनीति का, आप उसको पराभव भी कह सकते हैं और एक नया उत्थान भी कह सकते हैं। तो उसमें जब मैं उस पराभव में और उत्थान के बीच का जो अंतर होता है, उससे लेके और अभी तक जो मैं युवाओं की भूमिका देख रहा हूँ, व्यवस्था में हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, या राजनीतिक पार्टियों की जो व्यवस्थाएं हैं संगठन को लेके या सत्ता को लेके किसी भी तरह से, उसमें जो भूमिकाओं की स्थिति है, उसमें राजनीति की बलभेदी पे जो है वो मात्र एक वोट बैंक का शिकार बन के युवा रह गया है। और मैं जब वास्तविक स्थिति इस बात पे चलता हूँ, जैसे अभी प्रमोद भैया ने कहा, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, नीतियां भी बनती रहती हैं युवाओं के संबंध में। स्किल डेवलपमेंट हो गया, सीखो कमाओ हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जो चलती रहती हैं, आती रहती हैं। आधारभूत बात ये नहीं है, आधारभूत बात ये है योजनाओं का क्रियान्वयन। और ये किसी युवा के संबंध में ही नहीं, जो सरकार की नीतियां बनती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही होता है कि प्रशासन और सत्ता
दोनों के मिल के इस बात पे फोकस करना चाहिए कि उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, योजना किसी के संबंध में भी हो। कि हमारा अगर ये दावा है मोदी जी से लेके और थर्ड ग्रेड का चपरासी जो विभाग में काम कर रहा है, प्राइवेट जो ऑफिसेस खुले हुए हैं प्राइवेट कंपनियों के हों या और इंडस्ट्रियल कंपनियां हों, किसी भी तरह की हों, वहां के चपरासी तक की मैं बात करता हूं तो हर व्यक्ति का यह दावा होता है कि विश्व का सबसे युवा देश जो है, युवाओं की आबादी वाला देश भारत है। जब मैं यहाँ व्यवस्था के अंदर युवाओं की भूमिका देखता हूं, तो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे जहां भी हो, युवाओं की जो स्थिति आज निकल के आ रही है, तो चाहे सरकारी नौकरियों की स्थिति ले लीजिए आप, जुडिशरी के इतने पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने की बात नहीं की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी में चले आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में विधायिका और व्यवस्थापिका में आप घुस जाइए, तो पिछले 10 साल से मोदी जी हैं, उसके पहले भी सरकारें रही हैं, 70 साल से सरकार चल रही है, इधर भी 8-10 साल से जो विशेष तौर पर जो 70 सालों का हवाला देके आए हुए हैं, पिछले 10 सालों से डेला डाल के बैठे हुए हैं, उनके 10 सालों की भी स्थिति में मैं देख रहा हूं कोई इजाफा नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होती है वो जनता के लिए बनती हैं और उनका क्रियान्वयन वही लोग करते हैं। जो सीटें मैं बता रहा हूं कि खाली है, और उसमें कौन जाता है, उसमें युवा भागीदार होता है। युवा जब तैयारी करता है, परीक्षाएं देता है और इसके बाद फिर जाके और फील्ड में जो भी स्थिति होती है, जनता का हित हो या समाज सेवा, लोक हित, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से वो उसका काम करता है। तो पिछले 20 सालों से, खासकर जब से मैं समझदार हुआ तब से मैं देख रहा हूं कि 50% सीटें गवर्नमेंट सेक्टर में खाली हैं आज की डेट में, वो चाहे जुडिशरी का सेक्टर हो चाहे जो। अब मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सिर्फ इतनी है कि अगर सरकार की पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर के लिए युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, तो सबसे पहले वो प्राथमिकताएं क्यों नहीं तय की जा रही हैं जो सरकार के अंदर हैं, सरकार के मातहत होती हैं, तो पहले उनको फिलअप करिए आप। प्राइवेट सेक्टर का वही जो जगह होती है, वही जो पोस्टें आप फिलअप करेंगे, वही रेगुलेट करते हैं प्राइवेट सेक्टर को। आप चाहे जितनी सीखो कमाओ चला दीजिए, आप चाहे जितने स्किल डेवलपमेंट चला दीजिए, आप चाहे जितनी योजनाएं धरातल पे ला दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप रेगुलेटिंग अथॉरिटी आपकी प्रॉपर है नहीं। कहीं एक आदमी कम से कम 6-6 ब्लॉक एक जिले में है, 10-10 ब्लॉक एक जिले में है, और हर ब्लॉकों में सेपरेट अथॉरिटी होनी चाहिए, तो एक आदमी जिले में बैठ के पूरे ब्लॉक्स को रेगुलेट कर रहा है। ये स्थिति है सरकार की, प्रशासन की। और इस स्थिति में दावा किया जा रहा है कि भारत सबसे युवा वर्ग का सबसे आबादी वाला देश है, तो मात्र सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो चाहे सत्ता की बात हो, चाहे पार्टी के संगठन की बात हो, उसके अंदर की मैं बात कर रहा हूं, चाहे व्यवस्था के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी तरह से आप देख लीजिए, तो सिर्फ वो हो गया है। खासकर अपने विंध्य रीजन में जब हम आते हैं, और विंध्य रीजन के खासकर रीवा जिले में जब आते हैं, तो आज स्थिति ये हो गई है युवाओं की कि ऐसा शहर का कोई कोना नहीं बचा है, ऐसी कोई एकांत भूमि नहीं बची है जहां कोरेक्स की बोतलें और दारू की बोतलें ना पड़ी हों। शहर के अंदर आप सर्वे करा लीजिए, ये स्थिति है। तो 80 वर्ष का बुढ़ा कोरेक्स पीने नहीं जाता है, 80 वर्ष का बुढ़ा दारू पीने नहीं जाता है गोमती के किनारे और कोने में बैठ के। इस बात को हमको यथार्थ में देखना पड़ेगा। वो चाहे शहर का प्रथम नागरिक हो, प्रदेश का प्रथम नागरिक हो, जिले का प्रथम नागरिक हो या देश का प्रथम नागरिक हो, इस बात को वास्तविक धरातल पर उतर के देखना पड़ेगा। इसको मंथन करके और फिर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और फिर आपको क्रियान्वयन करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर वही स्थिति हो गई कि जड़ का ध्यान नहीं है और फल का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो होता रहता है, कल्पना आप जीते रही थी। अखिलेश जी ने अपनी बात रखी है, इस बात में कुछ सवाल भी हैं, कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। जिस प्रकार से अखिलेश जी ने अपनी बात रखी है, यदि आपकी भी कोई बात है जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितनी दूर तक आप इस आवाज को, इस चर्चा को पहुंचाएंगे, उतने सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। अखिलेश जी ने बात उठाई, सरकारी पद खाली हैं, वो विभिन्न विभागों में खाली हैं। जहां भी आप देखेंगे सरकारी पदों में अभी स्थान है, उसके बाद भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, और ये सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ी हुई हैं। ये भर्ती जो होती हैं वो युवाओं से जुड़ी हुई हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो हमारे नेतृत्व करता रहे हैं, उनके कार्यशैली पे निश्चित ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और जो भर्तियां निकलती भी हैं, उनके परिणाम नहीं आते हैं, वो परिणाम प्रभावित हो जाते हैं। हाल ही में एक बड़ा मामला है पटवारी परीक्षा का।
बिल्कुल। उसमें विभिन्न पदों में भर्ती हुई थी, लेकिन उसे पटवारी परीक्षा के नाम से जाना गया, क्योंकि पटवारी एक ऐसा पद है जो लोगों से सामान्यतः जुड़ा हुआ है। तो लोग पटवारी परीक्षा के नाम से कहते थे। आज भी नियत तिथि बीतने के बाद भी उसमें कोई परिणाम नहीं आया है। इसमें से भी सरकार की जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अखिलेश जी, क्या कहते हैं आप इस पर, कि जो भर्तियां भी होती हैं, जो जगह निकलती हैं, उनमें भी कोई सार्थक परिणाम नहीं आता और इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी चूक हो जाती है? मैं यही चीज, मेरी प्राथमिक जो चर्चा हुई, प्राथमिक जो बातें जी। मैंने रखी है, इसी के संबंध में रखी है। आज पश्चात की बात जो आप वो कर रहे हैं, मैं उसी को कोरिलेट करके, आधी बात आपने कही है, शुरुआत मैंने कर दी थी। उसके आगे ये है, उसकी स्थिति, जो वास्तविक स्थिति ये बता रहे हैं आप, यही ओरिजिनलिटी है। इसको कहते हैं राजनीतिकरण। इस योजनाओं के नाम पे राजनीतिकरण, युवा के नाम पे राजनीतिकरण, उम्र के नाम के राजनीतिकरण, मान किसी भी परिदृश्य से कोई भी दृष्टिकोण आप लगाएंगे, ये सिर्फ राजनीतिकरण है। पटवारी अभी तत्कालीन घोटाला आपने देखा, मैं पीएससी का छोड़ देता हूं, 2017-18 में पीएससी जैसी परीक्षाओं की स्थिति ये हो गई है कि 17-18 में पेपर हुआ था और 20 में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, 3 साल मामला कोर्ट में चला था। पीएससी की जब ये स्थिति है, पटवारी तो नीचे की परीक्षाएं होती है व्यापक स्तर पे, जो भी संस्थाएं आपने रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई गई है सरकार के द्वारा। मेरा कहना यह है कि जो भी ये चूक होती है, चाहे घोटाले से संबंधित हो, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, और चाहे रिजर्वेशन से संबंधित हो, जो भी डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं, अगर सरकार इसको एडवर्टाइज करने से पहले जगह, जो सरकार जो होती है उसकी कार्य योजना, चाहे जगह के संबंध में हो, चाहे योजना के संबंध में हो, एक पॉलिसी बनती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बैठते हैं, कलेक्टर रैंक के अधिकारी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठता है, और सारी जब भूमिकाएं तय होती है, इसके बाद वो जाता है संसद में और विधानसभा में, फिर इसके बाद प्रस्ताव वो होता, तो एक फॉर्मेट बनता है, उसी में आप डिस्प्यूट कर रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब उतारा जाता है, तो वहां से सही होके आया, तो इम्प्लीमेंटेशन में डिस्प्यूट हो रहा है। मतलब कुल मिला के सारी बात इस बात पे आके खत्म हो जाती है कि कहीं कोई फोकस नहीं है। और जो मैं भर्ती, खाली सीटों की, खाली भर्तियों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बहाने कुछ नहीं है। अगर आप महिलाओं को 7 करोड़ की जनसंख्या अगर मध्य प्रदेश में है, और ये दावा आपका है कि 2 करोड़ महिलाओं को आप पर मंथ 1000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, आप किसान सम्मान निधि के नाम पे अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिली-जुली पॉलिसी बना के अगर 10,000 रुपए आप पर ईयर दे रहे हैं, तो आप ये भी बहाना नहीं लगा सकते हैं कि बजट नहीं हमारे पास। आप ये भी ऐसी कौन सी मजबूरी है, स्पष्ट करिए कि आप उन भर्तियों को नहीं कर पा रहे हैं। वो सीधे-सीधे युवाओं से जुड़ी हुई हैं। और जब आप उन भर्तियों को नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, दूसरी सीढ़ी अगर कोई नहीं चढ़ पा रहा है, तो 10वीं सीढ़ी का सपना क्यों दिखाया जा रहा है? आप इधर प्राइवेट सेक्टर में लॉन्च कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट का निकाल रहे हो। हमको ये बता रहे हैं ठेला चलाने को रोजगार बोलते हैं। हमको ये बताइए, कलेक्टर बनने वाला लड़का अगर कलेक्टर बनने नहीं बन पा रहा है, एक समय होता है, तय समय सीमा में अगर वो कलेक्टर नहीं बन पा रहा है, तो उसके पास चारा क्या है ठेला लगाने के अलावा? तो अगर वो ठेला लगाने लगता है, तो आप बोलते हो रोजगार कर रहा है। कलेक्टर के सपनों की बलि दे दी उसने, उस पर आप नहीं देख रहे हो, उसको आप नहीं बता रहे हो। और जब वो मारा थका हुआ हार के बैठ के आपकी व्यवस्था और सरकार और राजनीति से थक हार के वो जब ठेला खोलने जाता है, तो आप उसी को हाईलाइट कर देते हो कि वो ठेला चला रहा है, रोजगार पा गया है। ये कौन सी, ये बड़ी विभत्स स्थिति पैदा हो रही है। और आज अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पीएचडी वाले चपरासी की नौकरी में अगर 5 जगह निकलती है, तो 500 फॉर्म पड़ते हैं पीएचडी वालों के। तो आने वाले भविष्य में आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पिछले 20 साल का, 15 साल का रिकॉर्ड ये है कि चपरासी की भर्ती में 5 सीट में अगर 500 पीएचडी के फॉर्म वाले लोग भर्ती में फार्म डाल रहे हैं, तो अगले 20 साल से 50 सालों के बीच में युवाओं की क्या स्थिति होगी। इसी मंच से मैं आज कह रहा हूं कि आगामी भविष्य में 1 महीने बाद, 17 दिन बाद चुनाव है। युवा इस बात पर मंथन करे कि उसकी भूमिका सरकार में, सियासत में, संगठन में कहां तय की जा रही है, व्यवस्था में कहां तय की जा रही है। इस बात को युवा मद्देनजर रख के, खासकर जो नई युवा, जो 20-22 लाख युवा अभी नए जुड़े हुए हैं, पहली बार एक उत्सुकता जगती है वोट डालने की, तो मैं उनको एक सीधी सी स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी ज्यादा वो उम्र नहीं क्रॉस किया हूं, 5-7 साल हुए हैं मुझे वो उम्र क्रॉस किए हुए। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब भी वोट की बटन दाबे या मशीन की बटन दाबने वोट के लिए जाएं, तो इस बात पर मंथन जरूर करें कि आज की स्थिति में, खासकर हमारे पास अभी बहुत समय है, तो इस बात का मंथन जरूर करें कि राजनीति क्या है, यथार्थ क्या है, और उस यथार्थ में जो परिकल्पनाएं और भविष्य की संभावनाएं हमको दिखाया जा रहा है और हम तलाश रहे हैं जिसको, तो उसको चरितार्थ करें, वोट इसी आधार पर डालें।
पैसा कोई भी दे रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं, नेता आप दावा कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बढ़ गया है लोगों का कि प्रशासन नहीं देख पा रही है, संगठन नहीं देख पा रहे हैं, जो वहां लोकल अथॉरिटी होती है, आप रिटर्निंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सब अगर इनकी नजर में नहीं आ रहा है, तो मैं उन युवाओं से डायरेक्ट कह रहा हूं कि अगर ये किसी का दावा है, चाहे प्रशासन का हो चाहे नेता का हो, कि अगर वो पैसा दे रहा है तो पैसा आप लीजिए, पर अपना हित सर्वोपर रखिए। क्योंकि एक विधि के बहुत बड़े विचारक है हमारे, और पूर्व में कहा गया है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने हितों का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। इसलिए इसी लाइन को ध्यान में रख के और जो भी निर्धारण करें वो किसी भी पार्टी का हो, पर अपने हित का ध्यान जरूर रखें और तब मतदान करें। निश्चित ही, निश्चित अपने हितों का ध्यान रखना होगा, और वो हित क्षणिक ना हो, वो हित कुछ समय के लिए ना हो। हमारा भविष्य किस में जुड़ा है, हमारे क्षेत्र का भविष्य किस में जुड़ा है, वो बात हमें निश्चित ही ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर प्रमोद जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। जी प्रमोद जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, योजनाएं तो धरातल पे हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए हो नहीं रहा है। और रही बात जो सरकारी जो पद खाली हैं, है ना, उनमें कई बार देखते हैं कि हम योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता, और मिल भी पाता है क्योंकि आबादी बड़ी है ना, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, है कि नहीं। आबादी बड़ी होने की वजह से जो सभी सरकारी पद हैं, ये एक बात इनकी सही है कि सरकार ये चीज नहीं नकार सकती कि हमारे पास फंड नहीं है। सरकार के पास फंड है, सब सुविधा है, कमी है तो इच्छा शक्ति की। सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाए तो ये सारे पद भरे जा सकते हैं, और कहना चाहिए प्रॉपर तरीके से भरे जा सकते हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के। लेकिन देखा जाता है कि आए दिन कोई भी सरकारी पद का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें अंतिम पता चलता है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका फिर अंतिम निर्णय होता है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की खामी है। और रही बात उम्र की, तो उम्र का बंधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस उम्र में व्यक्ति काम करने लायक बचता नहीं, आपने पीएससी की उम्र कर दी है 40 साल, रिजर्व कैटेगरी का कर दिया है 45 साल। बताइए 40 साल की उम्र तक आदमी पढ़ाई करेगा तो कमाई कब करेगा। उनको कायदे से उम्र रखनी चाहिए 32-35, जहां पे एक बार निर्णय लेने में आदमी को सोचना नहीं पड़ता कि चलो 35 के हो गए, कुछ काम करना है, या कि आत्मनिर्भर ही बनना है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं। पर यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी है ना कि आपको आत्मनिर्भर बनना हो, अगर आप जिला उद्योग केंद्र में जाएंगे तो पोस्टर बैनर आपको बहुत दिखेंगे योजनाओं के, उनके संबंध में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सरकार आपको थाली पे सजा के योजना दे रही है, बस आपको अप्लाई करना है। लेकिन वस्तुस्थिति का पता तब चलता है जब व्यक्ति कुछ काम अपने से स्वयं से करना चाहता है। आजकल जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योर बनना है आदमी। यहाँ आप जिला उद्योग केंद्र में चले जाइए आपको पता चल जाए कि वस्तुस्थिति क्या है। योजनाएं बहुत सारी हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मेरा यही कहना है। सरकार को इस व्यवस्था में सुधार करना होगा। मान लीजिए हमने एक अच्छी योजना बनाई, उसका बजट हमने बनाया, अप्लाई किया, पता चला संबंधित बैंक के पास गया, उसने डिनाई कर दिया। क्यों? सरकार एक तो तरफ से कहती है कि युवाओं के अपने स्वरोजगार के लिए अगर कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उनको कोलेटरल नहीं देना है। लेकिन होता क्या है, बैंक कहता है वो तो सरकार की योजना है, आपको मुख्यमंत्री ने वादा किया है, आप मुख्यमंत्री जी से जाके मांगिए, मोदी जी ने वादा किया आपको मोदी जी से मांगिए। ये स्थिति है, ये निजी अनुभव कह सकते हैं मेरा, ये निजी अनुभव है। क्योंकि यहां सरकार की योजनाओं से बैंकों का कोई लेना देना नहीं। सरकार भले कह दे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप योजना बना के लाओ, हम आपको फंडिंग दिलाते हैं। ये ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। ये है व्यवस्था में खामी, जो युवाओं को अगर कुछ अपने से भी करना चाहे पीछे धकेलती है। वही बात है कि जैसा इन्होंने कहा कि जो 40 साल तक बेचारा तैयारी किया, अंतिम में वो ठेला लगाता है, उसको रोजगार कह देते हैं। शर्म आनी चाहिए इस व्यवस्था पर। और 40 साल तक यदि आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो इच्छा भी नहीं होती अन्य कार्य करने की। जो बाकी कार्य हैं उनसे आपका मन भी हट जाता है कहीं ना कहीं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। हालांकि हर एक उम्र की एक कहना चाहिए फेज होता है ना, हर एक काम करने का एक फेज होता है। आपको उम्र घटानी पड़ेगी, नहीं तो ये बेरोजगारी और ये जो समस्या बनी है ना, बेरोजगारी विकराल समस्या है।
और भारत जैसे इतने बड़े आबादी से बड़े मुल्क में ये कभी नहीं खत्म होने वाली है। ये कहीं भी जाइए आप, पूरे कहना चाहिए भारत के जो 29 राज्य है ना, उनमें कहीं भी जाएंगे ये समस्या आपको हमेशा हर जगह दिखेगी। प्रमोद जी, जो हाल ही में अभी बात आई, अखिलेश जी ने भी जोड़ा था कि जी जी 18 और 19 वर्ष के जो वोटर हैं, जो जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे, उनकी संख्या लगभग 22 लाख से ज्यादा है। जी और ये 22 लाख जो युवा हैं हमारे, वो केवल किसी भी पार्टी के जिंदाबाद और रैली में ही उपयोग होंगे, या पोस्टर शेयर करने में, या उनके जो वादे हैं वो शेयर करने के लिए उपयोग होंगे, या उनका भविष्य बेहतर होगा? ये हमारी चर्चा जो है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि इनका उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग यदि सार्थक दिशा में किया जाए, और जैसा अखिलेश जी ने कहा कि युवा जब थक हार जाता है तो वो अंत में कोई ऐसी राह पकड़ लेता है जो समाज के लिए भी हानिकारक है और उसके खुद के घर के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल। तो इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि उसके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। सबसे पहले तो जो सरकारी पद खाली हैं, जैसे बात हुई, वो भरे जाएं। फिर उसके बाद सबको यदि सरकारी कार्य नहीं मिल सकता है तो क्षेत्र में, अब हम बात करें विंध्य क्षेत्र की, विंध्य क्षेत्र के संसाधन की बात करें तो आप पर्यटन देख लीजिए, आप ऊर्जा देख लीजिए, आप खनिज देख लीजिए, पूरे विंध्य की बात कर रहा हूं मैं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जो भी क्षेत्र है, आप देखिए यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन अवसर नहीं निर्मित किए गए। और ये अवसर नहीं निर्मित किए गए तो इसमें जिनके हाथ में भी नेतृत्व था उनके ऊपर ही प्रश्न उठता है। जो यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लगातार एक ही दल की 20 साल से सरकार है, कुछ 18 महीने यदि आप छोड़ दें, और 20 साल कम नहीं होते हैं। एक बच्चा जन्म लेके और रोजगार पाने की स्थिति में आ जाता है पढ़ाई करके। बिल्कुल। तो इतने में भी यदि अवसर नहीं सृजित हो पा रहे हैं तो प्रश्न तो उठते हैं, और इन संसाधनों के बाद भी नहीं हो रहा है। आप देखिए, ये भी नहीं कह सकते कि संसाधन नहीं है हमारे पास, उसके बाद भी बेरोजगारी में सबसे आगे है विंध्य, विंध्य क्षेत्र की हम बात करें, गरीबी में सबसे आगे है विंध्य मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा, पलायन में सबसे आगे है विंध्य। बिल्कुल। तो ये जो प्रश्न है अखिलेश जी, संसाधन के बाद भी व्यवस्था ना हो पाना, क्या कहते हैं आप इस पे? इसमें सीधा सा एक फैक्टर भैया हमने बताया इसके पहले कि विंध्य रीजन में, खासकर चूंकि मैं रीवा में रहता भी हूँ, स्थिति जमीनी तौर पर देखता रहता हूँ। मैंने अभी जो बात कही है कि पूरा रीवा और पूरे रीवा का युवा, चाहे वो क्षेत्रीय हो और चाहे नगरीय हो, वो उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसके पास कोरेक्स और दारू के अलावा तीसरा विकल्प ही नहीं है। मैं उसी बात पे, हर बात उसी बात पे आके रोकता हूं। आज जो ये स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ उन्हीं राजनीतिक मठाधीशों को, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो गद्दी पे बैठे थे, वो सिर्फ पोस्टर मैनर की उपयोगिता बना के, और आज ये पूरे भारत पे चल रहा है, सिर्फ वहीं भर नहीं चल रहा है, पूरे भारत में यही स्थिति चल रही है। क्योंकि जयप्रकाश जी ने जब 77 में आंदोलन किया तो उन्होंने बताया था, और उन्होंने वो आंदोलन ही इस बेस पे खड़ा किया था जो आज आधार स्तंभ कई राज्यों में बने हुए हैं। मानी लालू जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, मुलायम सिंह जी, उनका निधन हो चुका है, बहुत सारे ये उस समय युवा थे। तो उन्होंने कहा था कि भारत की जो नींव रखी जाएगी युवाओं के नाम पे रखी जाएगी, युवा उसकी नींव रखेंगे और भविष्य का भारत कैसा होगा ये युवा निर्धारित करेंगे। जिसका नारा आज भी बुलंद होता है। मोदी जी खड़े होते हैं तो आज भी नारा देते हैं, आप सभी मंचों से सुनते होंगे, और वहां से लेके नीचे नीचे की मीडिया प्रभारी तक उनके सर्कुलेट करते हैं इस बात को। मैं ये देखता हूँ। तो मैं, जब आप व्यक्तिगत रीवा की बात करते हैं तो चाहे पिछले 40 साल का हो चाहे 20 साल का हो, जो राजनीतिक मठाधीश बैठे हुए हैं, तो मेरा तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पहला, यदि दावा आपका कहना है कि आप औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आधारशिलाएं कुछ त्योंथर में, कुछ गुड़ में, कुछ रीवा में रखी भी गई हैं। मैं उससे उनमें पहला मेरा प्रश्न ये है कि विंध्य के और रीवा के युवाओं की कितनी भूमिका है। पहला उत्तर वो ये दें, और ये उत्तर उनका इस आधार पे होना चाहिए कि गुड़ का विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट अगर गुड़ में लगा है और उसमें अगर 20 युवा विंध्य का नहीं है और रीवा का एक युवा अगर नहीं है उस पावर प्लांट में, अगर रीवा में वो पावर प्लांट लगा हुआ है, तो भविष्य में आप जो भी औद्योगिकीकरण कर रहे हैं वो कहीं भी हो, तो आप इस बात का उत्तर दीजिए कि रीवा के और विंध्य की युवाओं की कितनी भूमिका उसमें होगी। पहला क्वेश्चन।
दूसरा जो भूत में जो आप चाहे जेपी का प्लांट हो, चाहे बिरला का प्लांट हो, चाहे अल्ट्राटेक का हो, चाहे गुड़ का सोलर प्लांट हो, उसमें आपने क्यों नहीं दिया? रीवा की युवाओं की भूमिका क्यों नहीं तय की? बिंद की युवाओं की भूमिका नहीं तय की? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और से आके क्यों रखा गया है काम में? क्या भारत युवा, रीवा की युवा कोरेक्स और दारू पीने के लिए, आपका पर्चा छापने के लिए और पोस्टर बैनर लगाने के लिए है? ये कांग्रेस के भी मैं कहता हूँ जो पुराने समय में सत्ता में बैठे हुए थे और आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, भाजपा से पूछ रहा हूँ दोनों प्रश्न। और युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि ये जो विकास का पर्दा जा रहा है, विकास के पर्दा डाल के और एक तरफ कांग्रेस खड़ी, एक तरफ भाजपा, तो समस्या और समाधान के बीच की सियासत को समझिए। आज की जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, तो समस्या और समाधान के बीच में जो सियासत की जा रही है, चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे दान देने के संबंध में हो, गिफ्ट देके, उपहार देके आप वोट ले रहे हो, ये स्थिति, इसके पीछे की नीयत समझिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है वोटर के लिए, सत्ता में कोई ना कोई तो बैठेगा ही, कांग्रेस बैठे, भाजपा बैठे, आम आदमी बैठे, बसपा, सपा, बीएसपी बैठे, कोई बैठे, पर उनकी मंशा, उनकी नीयत सबसे बड़ी होती है, जो सिर्फ विकास के पर्दे से ढकी जा रही है। विकास की कोई परिभाषा नहीं है, कहीं किसी विचारक ने नहीं दिया है। मैं यहाँ राजनीति के सबसे बड़े धुरंधरों को चुनौती दे रहा हूं आपके मंच के माध्यम से कि विकास की कोई मुझे परिभाषा बता दे कि विकास की परिभाषा रोड है, नाली है, पानी है, कपड़ा है, भोजन है, क्या है विकास की परिभाषा? बना रहे हैं, पूरे वोटरों को बना रहे हैं, खासकर युवाओं को बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो विकास की परिभाषा में चुनौती दे रहा हूं यहां से, विकास की मुझे परिभाषा बताएं, चाहे जो भी हो नेता, वो विकास की परिभाषा बताए और रीवा के उद्योगों में, रीवा के अवसरों में, रीवा की भूमिका, रीवा की युवाओं की क्या भूमिका तय की जा रही है, ये सरकार भी बताए और विपक्ष भी बताए। और वोट का निर्धारण युवा जो है इन्हीं सारी चीजों को रख के और तब करे। मेरा तो यही वो है, चूंकि विचार है, अभी समय भी चल रहा है और जब तक गर्मियां हैं, राजनीति की गर्मियां हैं, तब तक उबाल फेंकता ही रहेगा, नेता भी फेंकेगा और वोटर भी बेचारे देखते रहेंगे, क्या करेंगे। निश्चित ही, जैसा अखिलेश जी ने कहा है अभी कि आपको सोचना होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और ये वो वक्त है जब आपके जनप्रतिनिधि, वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के हैं, वो क्षेत्र में होंगे, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए क्या योजना है, आपने जो पिछली बार वादे किए थे वो आप कितनी हद तक पूरे कर पाए हैं, या इन वादों को आप कैसे पूरा करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको पूछने होंगे, क्योंकि जब आप पूछेंगे तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। चुप रहना विकल्प नहीं है। यदि आपकी कोई ऐसी बात है जो आप वहां नहीं रख पा रहे हैं, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम निश्चित ही, यदि मुद्दा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, विंध्य के लिए, तो उसे पूरी पड़ताल के साथ कार्यक्रम में जोड़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्रमोद जी के पास चलेंगे। प्रमोद जी, युवाओं के जो मुद्दे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भागीदारी है इस मतदान में, और निश्चित ही ये जो पर्व है लोकतंत्र का, उसमें भागीदारी होनी चाहिए, हमारा अधिकार कर्तव्य दोनों है। तो उसे हमें अधिकार को लेना भी चाहिए, कर्तव्य को निभाना भी चाहिए, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं वो हमें ध्यान रहने चाहिए। और जैसे अभी बात हुई कि क्या युवा केवल पोस्ट शेयर करेगा या पोस्टर ही लगाएगा, उसके शिक्षा की जो व्यवस्था है, यदि आप रीवा क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र की बात करें, पूरे विंध्य की बात करें, तो जो शिक्षा के मानक हैं, क्या उस मानक में शिक्षा मिल रही है, जिस शिक्षा के आधार में उनकी योग्यता बेहतर हो, वो कार्य पा सकें? क्या कहते हैं आप? जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी गुणवत्ता पे क्या कहते हैं आप? अखंड जी, शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा विषय है जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से, जो हमारी अनादिकाल की पूरी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, वो शिक्षा व्यवस्था कही जाती बहुत अच्छी थी, लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति ने पूरी व्यवस्था को ऐसे बदल के रख दिया है कि यहाँ मूल विचार कम, आपको सिर्फ फॉलो करना है। सब सामने वाले ने ये लिख के दे दिया है, आपको यही पढ़ना है, यही रटना है, इसी से आपको नौकरी मिलेगी। आप नौकरी प्रदान करने वाले नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था, हालांकि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, अब देखिए उसमें कितना सुधार होता है, कहां तक होता है। शिक्षा व्यवस्था जो पुरानी थी, अभी तक जो चली आई, हम एक तरह से पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि पूरी तरह से खराब थी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो व्यवस्था थी सिर्फ नौकर पैदा करती थी, नौकरी पैदा करने वाला कोई नहीं था कि हम आएंगे आपको ऐसा कुछ देंगे नया
जिससे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, जिनको हम नौकरी देंगे, काम देंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं समझ में आई। हाँ, कुछ बड़े संस्थान हैं देश के, जो कि कहा जाए तो एक तरह से पुरानी सरकारों की देन है, लेकिन उनमें जैसे आईआईटी हो गया प्रमुख तौर से, जिनमें कहना चाहिए कि नव उद्यमी निकलते हैं, नई सोच वाले निकलते हैं, जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, जिनके बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स होते हैं, वो आप इस समय देखा जाए तो देश में कहीं ना कहीं मिसाल है ना। देखा जाए तो अब नाम नहीं लूंगा, वो कहना चाहिए कि ऑनलाइन साइट है जिसपे बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूं। तो कहना चाहिए कि मूल विचार अगर पल्लवित होने का आपको मिलता है, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे घरेलू संस्थान हो या आपका लोकल, अगर मूल विचार आपको पल्लवित होने का मौका मिला तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। और शायद ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा व्यवस्था, इसमें इसका प्रावधान किया गया है, क्योंकि मैंने पूरी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी नहीं है, बस मोटे मोटे बिंदु मैंने उसके देखे हैं। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें युवाओं को, आगे आने वाले युवाओं को काफी कुछ ऐसा मिलेगा जो अपने मर्जी से वो कर सकते हैं, जो जिनका विचार होगा इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रमोद जी, अच्छा हो कि आपकी बात अनुसार युवाओं को आने वाले समय में कुछ मिले, क्योंकि अभी तो वो खाली हाथ ही हैं। बिल्कुल। और यदि आप देखेंगे, ये बड़े स्तर की बात ना करके यदि हम अपने विंध्य क्षेत्र की ही बात करेंगे तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफी सुधार की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे शिक्षा के लिए भी यहाँ से पलायन करना पड़ता है। रोजगार के लिए तो पलायन हो ही रहा है, शिक्षा के लिए भी युवा जो है यहाँ से पलायन करने को मजबूर रहता है। वो बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करता है और फिर अपने लिए कुछ कर पाता है। बिल्कुल। युवाओं के जो मामले हैं, युवाओं की जो बात है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार वो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो रोजगार में यदि हम बात करें तो रोजगार के यहाँ इतने संसाधन हैं, उनको चाहिए कि उनमें कुछ योजना बने। और यदि हम देखेंगे तो स्वरोजगार की भी जो बात हो रही है, यहाँ कमी नहीं है जी। आपके पास उदाहरण है, यहाँ से नजदीक ही पड़ता है भरतपुर, वहां भी एक ऐसा कार्य शुरू हुआ था जिसने पूरे देश में उदाहरण बनाया था। लेकिन वो बीच में कहां कड़ी टूट गई और ऐसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे पास वन संपदा की कमी नहीं है, हमारे पास खनिज संपदा की कमी नहीं है, तो क्यों विंध्य में वो अवसर नहीं सृजित हो पा रहे हैं? ये सब विचार करने की बात है और जो हमारे नेतृत्व करते हैं उन्हें ध्यान देना होगा। इस वक्त खास तौर पर युवा को भी ध्यान देना होगा कि उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है। जैसा अखिलेश जी ने भी कहा है कि हमें जो क्षणिक वादे हैं उनमें ना पड़ के जो हमारे भविष्य के लिए जरूरी है उसे ध्यान देना होगा। और इस मतदान के महत्वपूर्ण कार्य में यदि हम जा रहे हैं तो अपने मुद्दों को ध्यान रखें, जो युवाओं के मामले हैं उनको ध्यान रखें, जो हमारे भविष्य की बात है उसको ध्यान रखें। यदि हम सुझाव की बात करें कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे पास कुछ देर का और वक्त बचा हुआ है, उस पर हम सुझाव की बात करें कि युवाओं के लिए मतदान को लेके, अपनी भागीदारी को लेके और उनके शिक्षा और रोजगार को लेके क्या कुछ सुझाव हैं अखिलेश जी आपके? इसमें मेरा फाइनल कमेंट ये भी है, मतलब उसको आप सुझाव भी मान सकते हैं जी। बाकी बातें तो मैंने पूर्व में कही हैं, उसी से संबंधित मेरी आखिरी बात भी इसी से समाप्त होती है कि युवा वर्ग चाहे वो पहली बार वोट डालने वाला हो या दूसरी बार हो या तीसरी बार हो, यदि दूसरी बार तीसरी बार वाला है तो पिछली बार की गलतियां जो हैं उनसे सीखिए। और पहली बार वाला जो है उनके लिए हमारी एक सिर्फ यही सलाह है कि वो अपने हितों का, जो भावी भविष्य उनका आने वाला है, खासकर जो आप कह सकते हैं युवावस्था का जो 10 से 15 साल आप मानते हैं कि भविष्य का निर्धारण करने के लिए पूरी जिंदगी जिससे बीतती है, तो उन 10-15 सालों को संरक्षित करके और सुव्यवस्थित करके इस बात का निर्धारण करें। क्योंकि मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं जो लड़कों को ये शिक्षा देने लगते हैं समझदारी आते ही कि बहु राजनीति में मत पड़ो, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति का सिलेंडर किचन में आज जल रहा है और रोटी उससे पकाकर खाई जा रही है, तो मैं हर युवा से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि राजनीति में इंटरेस्ट रखिए। भविष्य का निर्धारण आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, पर राजनीति एक ऐसा विषय हो गया है आज की डेट में कि अगर आपको कोई बचने को उससे कह रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ भी सियासत हो रही है। उस सियासत को समझिए और इस बात को परखिए,
आप किसी भी फील्ड में हो, सिविल सेवा में हो, इंजीनियरिंग में हो, वकालत में हो, किसी भी फील्ड में हो, इस बात का निर्धारण करते रहिए कि राजनीति में चल क्या रहा है, राजनीति में हो क्या रहा है, राजनीति में कर क्या रहे हैं लोग। और क्योंकि राजनीति ही समाज और परिवार की दशा और दिशा निर्धारित करती है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने हितों से शुरुआत करके और राष्ट्र हित तक की बात को सोचकर ही अपने मत का दान करें, चाहे वो प्रारंभिक युवा हो और चाहे युवावस्था की जो समय का वो चरम पे खड़े हुए हैं उनकी। तो सबसे हमारा यही निवेदन है कि इसका निर्धारण करिए, तो एक सही दिशा में पारदर्शी सरकार आएगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे और संसद और विधानसभा में जो पॉलिसियां बनती हैं तो ये एक सही तरीके से आएगी। आप सिर्फ वोट बैंक का शिकार होकर नहीं रह जाएंगे। जी प्रमोद जी, आपके क्या कुछ सुझाव हैं, क्या कहना है आपका? पहली बार वाले युवाओं के लिए मेरा यही सुझाव है कि अभी तक, अब इतनी उम्र तो हो चुकी है कि उन्होंने देख लिया है कि अभी तक जो हुआ, पिछली सरकारें जो थी या वर्तमान सरकार जो कई सालों से है, तो उन्होंने कहाँ तक विकास किया, उनके स्थानीय मुद्दे कहाँ तक सुलझे, और अभी ऐसे क्या मुद्दे बाकी हैं जिनको पूरा करना है, जो स्थानीय उम्मीदवार उनसे वादा कर रहे हैं, और साथ ही साथ उम्मीदवार कैसा हो, है ना, अवसरवादी उम्मीदवार को कभी आगे मत बढ़ने दें, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है ना। ये पैराशूट वाले जो आते हैं सिर्फ अपने अवसर के लिए आए, वो आपके मुद्दे के लिए नहीं आए हैं, उनको जब मौका मिलेगा फिर पलट जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल कोताही बरतें, दूर रहें, चाहे जो भी हो, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उनको ये दिखा दे कि आपने जिससे अगर अपनी कहना चाहिए गद्दारी की है तो जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। मेरा यही कहना है, स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, और आगे चल के उसका इम्पैक्ट उन पर क्या पड़ेगा, इस चीज का आकलन उनको करके आना चाहिए। बस यही सुझाव है मेरा। निश्चित ही जो बात आपने कही है दल बदल पे ध्यान केंद्रित है और वो सभी पार्टियों में हो रहा है। लोग निश्चित ही, जैसा आपका कहना है कि अपने अवसर को देख के कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन बात यही कहते हैं कि हम क्षेत्र के अपने युवाओं की बात कर रहे हैं, क्षेत्र के मुद्दों की बात कर रहे हैं, असल जनता के लिए जा रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं। जनता के लिए होता तो उसी दल में रह जाते भाई, क्यों आए आप इसमें? ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अखिलेश जी, अपनी बात आप रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अभी राजनीतिक परिपाटी की भी थोड़ी सी लास्ट में प्रमोद भैया ने चर्चा कर दी। मैं उसमें ये देखता हूं कि आजकल स्वार्थपरक राजनीति चल रही है, और जब स्वार्थपरक राजनीति में नुकसान उठाने की स्थिति आती है तो सब्र और साहस की जो पराकाष्ठा होती थी राजनीति में, जिसमें 5 साल 10 साल लोग विपक्ष में बैठ के ये मानते थे कि चाहे वो हम विपक्ष में होंगे तो भी जनसेवा करेंगे और सत्ता में होंगे तो भी जनसेवा करेंगे। आज की स्थिति स्पष्ट है, इसलिए वोटरों को इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि चाहे वो अवसरवादिता हो, चाहे विश्वसनीयता हो, वो किसी के लिए भी हो सकती है, वो पार्टी के लिए भी हो सकती है, क्षेत्र के लिए भी हो सकती है, जनता के लिए भी हो सकती है। तो इस बात का निर्धारण करते रहें कि अगर विश्वसनीयता हो, सिद्धांत हो, या कोई भी मूल्य हो, राजनीतिक हो, मानवीय हो, सामाजिक हो, किसी भी अगर इन चीजों का अगर खंडन हो रहा है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए इस बात का भी निर्धारण करें कि राजनीति में आपके प्रति विश्वसनीयता, आपके प्रति जनसेवा की भावना किस व्यक्ति में है, इस बात का निर्धारण जनता समझाएगी। क्योंकि नेताओं को ये लगता है कि भारत के लोकतंत्र में और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में नेता का निर्धारण पार्टियां करती हैं। आज ऐसा हो गया है, पर मैं आज भी मानता हूं कि ये जनता जो है, भारत की समय समय पे जनता ने बताया है कि नेता हमेशा जनता की कोख से पैदा होता है। तो इस अंधविश्वास को भी तोड़ें तो एक राजनीति की परिपाटी भी बदलेगी जो सही दिशा पे चलेगी। निश्चित ही जो युवाओं के मामले हैं उनमें युवाओं को ध्यान देना होगा। आपके वोट से आने वाला जो भविष्य है आपका वो भी निर्धारित होगा। आप वो तो ध्यान रखें ही, अपने मुद्दे ध्यान रखें, आप क्षणिक बातों में, क्षणिक प्रलोभन में ना आए। साथ ही ये भी कहना है इस चर्चा के माध्यम से, क्योंकि इसके केंद्र में युवा हैं, कि जो ये गलत राह है, जो सामाजिक रूप से गलत राह मानी जाती है, आप कितने भी अवसर खोएं लेकिन वहां ना जाएं, क्योंकि वहां से आपका घर, परिवार, समाज सब प्रभावित होता है। हमें ये सोच रखनी होगी और निश्चित ही यदि हमारे अंदर काबिलियत है तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा ही। हम मेहनत में भरोसा रखें,
अपनी योग्यता में भरोसा रखें, हम हिम्मत ना हारें। यदि हम हिम्मत से काम लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अपना पंचायत शो में प्रमोद सोनी जी हमारे साथ रहे आज इस चर्चा में, आपका धन्यवाद। अखिलेश पांडे जी हमारे साथ धन्यवाद। इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी धन्यवाद। जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आपकी यदि कोई बात है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि वो महत्वपूर्ण होगा मुद्दा विंध्य के लिए और आपके लिए तो हम उसे अपने कार्यक्रम में जोड़ेंगे। आज के लिए अपना पंचायत शो में इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा महत्वपूर्ण विंध्य के लिए, आपके लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।